पढ़ने से पहले, नेक्स्ट उत्सर्जन पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जानते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन का। तो अगर n/p का अनुपात नाभिक के स्थायित्व के लिए कम हो, ठीक है, n/p का अनुपात कम हो तो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिससे n/p का मान बढ़ जाता है और नाभिक स्थायित्व की पट्टी पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन कब निकलेगा? जब n/p का अनुपात कम हो। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया और एक और एग्जाम्पल लिखा है आपके नोट्स में। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में कक्षीय इलेक्ट्रॉन परिग्रहण। ये क्या होता है? टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन परिग्रहण या फिर कक्षीय इलेक्ट्रॉन परिग्रहण। अब के इलेक्ट्रॉन परिग्रहण के बारे में पढ़े तो पहले होता क्या है उससे समझ लेते हैं। होता क्यों है बाद में, पहले के इलेक्ट्रॉन परिग्रहण में क्या होता है देखो। सबसे पहले के होता है, एल होता है कक्षक, फिर एल होता है और एम, के एल एम एन, इस तरह से कक्षक होते हैं। तो नाभिक के सबसे पास में कौन सा कक्षक है? के। तो क्या करता है नाभिक? नाभिक एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही जुड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव होता है और प्रोटॉन से जुड़ेगा तो उसको कैसा कर देगा? एक प्रोटॉन को उदासीन कर देगा और प्रोटॉन को उदासीन करते प्रोटॉनों की संख्या कम होगी और प्रोटॉनों की संख्या कम होगी तो बोलेंगे कि एक जो प्रोटॉन था उदासीन होकर किसे बदल गया? नाइट्रोजन। तो देखो क्या होता है कि इसमें नाभिक के कक्षक से इलेक्ट्रॉन को लेकर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल दिया जाता है, जिससे नाभिकीय आवेश में कमी आएगी या नहीं? नाभिकीय आवेश में कमी आती है, द्रव्यमान संख्या तो वही रहेगी, आवेश में ही तो कमी आएगी। आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश में कमी आएगी और पॉजिटिव आवेश में कमी आएगी तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक कम भी तो होगा। परमाणु क्रमांक कम होगा तो स्थायित्व को प्राप्त किया जाएगा। देखो जैसे हम मान रहे हैं एक में n/p का अनुपात देखना है तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है। प्रोटॉनों की संख्या के ज़्यादा होने के कारण n/p का अनुपात लगभग 1 के बराबर नहीं पहुंच रहा। 1 के बराबर लगभग नहीं पहुंचेगा तो स्थायित्व में कमी होगी। तो देखो क्या करना है हमें, 1p1 इसने क्या किया? के कक्षक से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये एक प्रोटॉन किस में बदल गया? अब न्यूट्रॉन में बदल गया, मतलब प्रोटॉन की संख्या में कमी आ गई। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या में कमी आ गई तो अब देखो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये Ti8122, ठीक है। अब क्या किया इसने? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसका एक प्रोटॉन, कितने 81 प्रोटॉन मान, इसका एक प्रोटॉन किसमें बदल गया? न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक में कमी हुई तो अब क्या हो जाएगा? 80 किसका परमाणु क्रमांक होता है? अभी किसमें बदल गया? Hg में 22। इसमें निकलेगी एक्स किरण। अभी एक्स किरण के बारे में सुन लो। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही टाइटेनियम ने ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम का प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो गया तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। प्रोटॉन की संख्या में कमी हुई तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 80। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक से नाभिक ने ग्रहण कर लिया। अब के कक्षक तो खाली हो गया तो क्या होगा? के कक्षक में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से आकर के कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि वो कक्षक खाली हो गया, उसको तो बनना है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिक्त हुए कक्षक में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं तो उस दौरान एक्स किरण निकलती है। तो इसीलिए इसमें ये बताया है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Hg में बदला तो साथ में एक्स किरण भी निकली। एक्स किरण क्यों निकली समझ में आ गया? क्योंकि के कक्षक को तो ले लिया गया, के कक्षक के इलेक्ट्रॉन को, जब उच्च ऊर्जा स्तरों से इसमें इलेक्ट्रॉन आए तो एक्स किरण निकल गई। बस यही है के इलेक्ट्रॉन परिग्रहण की या कक्षीय इलेक्ट्रॉन परिग्रहण। अब इसके बाद देखो बीटा कण उत्सर्जन पढ़ लिया, अब है नेक्स्ट एल्फा कण उत्सर्जन। अब एल्फा कण उत्सर्जन क्या होता है? देखो द्रव्यमान संख्या 209 से, द्रव्यमान संख्या 209 से अधिक होने पर नाभिक अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल अगर ए की वैल्यू 2 से 9 से, ए मतलब एक्स ए जेड ये वाला ए, अगर ए की वैल्यू 209 से अधिक है तो नाभिक अस्थायी होते हैं
और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा कणों का उत्सर्जन करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी कि अल्फा कण का उत्सर्जन क्यों करते हैं? द्रव्यमान संख्या 209 से अधिक होने पर नाभिक अनस्टेबल होते हैं और अल्फा कणों का उत्सर्जन करते हैं। एक अल्फा कण का अगर उत्सर्जन हो तो उस उत्सर्जन से परमाणु की द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी और नाभिकीय आवेश में 2 इकाई की कमी होती है। दोबारा सुनो, अगर एक अल्फा कण निकला है तो उससे नाभिक जो द्रव्यमान संख्या मतलब A, इसमें तो 4 की कमी होती है और इसमें 2 की कमी होती है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, द्रव्यमान संख्या 4 है? तो वो हीलियम है ना। मतलब एक हीलियम का कण निकल रहा है तो वो कौन है? अल्फा कण है। ऐसे याद। ठीक है, तो अब देखो मैं ऐसा ही एग्जांपल लूंगी जिसकी द्रव्यमान संख्या 209 से अधिक है। तो यूरेनियम 238 और ये बेन में। अब देखो हमने यूरेनियम 238 लिया, इसकी द्रव्यमान संख्या 209 से ज़्यादा है तो ये अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा ही करेगा। ठीक है, अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा मतलब क्या निकालना है हमें? 2He4 निकालना है, क्योंकि एक अल्फा कण निकलने पर क्या बनते हैं, क्या होता है? 4 इकाई द्रव्यमान संख्या और 2 इकाई आवेश में कमी आती है। तो जैसे ही 2 की कमी है, अब क्या बन गया है? 90 थोरियम 234 बन गया। तो अल्फा कण के उत्सर्जन से यूरेनियम से थोरियम बन गया। तो जो थोरियम बना है वो इसकी तुलना में अब क्या बन गया? एक स्टेबल पार्टिकल बन गया। वैसे तो इसमें भी अब आप ये कहोगे कि इसकी भी तो 234 से ज़्यादा है, 234 मतलब 209 से ज़्यादा, तो इसकी तुलना में ये स्टेबल हुआ है, पर अभी स्टेबल हुआ नहीं है। इसीलिए यूरेनियम लगातार अल्फा कणों का उत्सर्जन जब तक करता है जब तक 209 से कम परमाणु द्रव्यमान संख्या ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके यूरेनियम अभी और भी उत्सर्जन करेगा। कब तक? जब तक ये 209 से द्रव्यमान संख्या कम नहीं हो जाए। इसी तरह एक और एग्जाम्पल R8826 आगे देखो। अब देखो ये एक अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है, तो हम जानते हैं अल्फा कण का उत्सर्जन करने का मतलब है हीलियम निकाल दो। एक अल्फा कण निकल गया। अब जैसे ही होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 86 222। तो क्या गया? रेडोन और इसका नाम क्या हो गया? रेडियम। रेडियम से किस में बदल गया? रेडोन में। कब? जब अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रेडियम भी अभी उत्सर्जन करेगा। कब तक? जब तक इसकी द्रव्यमान संख्या 209 से कम नहीं हो जाए। ठीक है, अब अल्फा कण का उत्सर्जन मतलब क्या होता है कि हीलियम कण का उत्सर्जन। नेक्स्ट है अब प्रोटॉन उत्सर्जन। अब है प्रोटॉन का उत्सर्जन। प्रोटॉन का उत्सर्जन तो बात सीधे कह रहे हैं, प्रोटॉन को निकालना है तो हमें N/P के अनुपात N/P का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रोटॉन का उत्सर्जन करना होता है। तो प्रोटॉनों का उत्सर्जन कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो नाभिकीय बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देकर ही प्रोटॉन निकल जाएगा। तो आसान बात नहीं है, इसीलिए सामान्य परिस्थितियों में प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, तो हो गया प्रोटॉन का उत्सर्जन। अब है नेक्स्ट मेटॉक का लो या मेटॉफ का नियम। अभी मेटॉफ का लॉ क्या करता है? इस नियम के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कोई भी नाभिक किस प्रकार से स्थायित्व प्राप्त करेगा। अब देखो कोई नाभिक है, हमें ये पता है कि अनस्टेबल है, लेकिन हम ये कैसे प्राप्त करें कि स्टेबिलिटी कब प्राप्त करेगा? इसमें कौन सी सिचुएशन है स्टेबिलिटी? तो मेटॉफ का नियम क्या करता है? स्टेबिलिटी किस प्रकार से प्राप्त करेगा ये पता लगाया जा सकता है। क्या होता है इसमें? इस नियम के अनुसार जब दो संभारिक संभारिकों के एटॉमिक नंबर, जब दो संभारिकों के परमाणु क्रमांकों में केवल 1 इकाई का अंतर हो, कितने का? 1 इकाई का अंतर होता है, तो उसमें से एक संभारिक स्थायी होगा और एक संभारिक अस्थायी होगा। दोबारा सुनो, कोई दो संभारिक दिए हैं और दो संभारिकों में एटॉमिक नंबर
में केवल एक इकाई का अंतर है, दोनों संभारकों के एटॉमिक नंबर में केवल एक इकाई का अंतर है, तो कौन सा एक उनमें से कोई एक स्थायी होगा और एक कैसा होगा, अस्थायी होगा। और जो अस्थायी होगा वो क्या करेगा, बीटा उत्सर्जन या बीटा प्लस उत्सर्जन या के इलेक्ट्रॉन परिघटन द्वारा क्या करेगा, स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। दोबारा सुनो, मेटॉफ का नियम क्या कहता है कि दो संभारक दिए हैं जिनके एटॉमिक नंबर में केवल एक इकाई का अंतर है। एग्जांपल लेके देखें, देखो एक है नाइट्रोजन 713 ले लिया हमने और एक ले लिया 6C13। अब देखो द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक में एक इकाई का अंतर, मतलब एक अनस्टेबल और एक स्टेबल है। क्या है, एक अनस्टेबल और एक स्टेबल है। तो इनमें से या तो अगर ये स्टेबल है तो ये क्या करेगा, अगर ये स्टेबल है तो एक पॉजिट्रॉन क्या बोलते हैं, एक पॉजिट्रॉन का त्याग करेगा, इसमें बदलेगा। अगर ये अनस्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसमें बदलेगा। उल्टा बता दिया। हाँ देखो, अगर ये क्या है, अगर ये अनस्टेबल है तो अनस्टेबल होने के लिए इसको नाइट्रोजन से कार्बन में बदलने के लिए परमाणु क्रमांक को कम करना है। परमाणु क्रमांक कब होंगे, जब प्रोटॉन की संख्या कम, तो ये प्रोटॉन का जब निष्कासन करेगा। और ये कब है, ये जब प्रोटॉन में एक प्रोटॉन को बढ़ाएगा। प्रोटॉन कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, तो ये इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करके इसमें बदलेगा। अब ठीक है। तो अब देखो इसमें से स्थायी कौन सा अस्थायी। अगर हम इसकी बात करें तो हमने एग्जाम्पल में किसके में लिखा है, ये स्थायी नाभिकी, तो ये स्थायी है। तो देखो 713 ये क्या करता है, जब इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकाल दिया जाता है, पॉजिट्रॉन निकालने मतलब प्लस चार्ज निकल गया, प्लस चार्ज निकल गया मतलब एक प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया मतलब परमाणु क्रमांक कम, तो 6C13 हो गया, 6 परमाणु क्रमांक कार्बन का ही तो है। तो क्या हो गया, मेटॉफ के नियम के द्वारा निर्धारित हो गया कि पॉजिट्रॉन त्याग करिए स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब देखो अगर 23 लें और 49 लें, अब इसको अगर देखें तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये किसकी श्रेणी में आता है, अनस्टेबल। तो हमें जो आगे बनेगा, जो अब नया परमाणु बनेगा, वो उसमें भी द्रव्यमान संख्या तो सेम होगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या कौन से उत्सर्जन के द्वारा नहीं बदलती है, सिर्फ एक ही उत्सर्जन बढ़ाया मैंने, अल्फा उत्सर्जन। तो द्रव्यमान संख्या तो चेंज होगी, सेम रहेगी, परमाणु क्रमांक चेंज होगा। तो देखो अब अगर हम इसका 24 परमाणु क्रमांक 23 से 22 कर देते हैं तो क्या बदलेगा, टाइटेनियम हो गया 22, वेनेडियम 49, तो वेनेडियम 23 49 और एक है टाइटेनियम 23 249, तो एक स्टेबल हो गया। अब देखो अब ये स्टेबल कब हुआ है, वेनेडियम से टाइटेनियम में बदला कैसे, जब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, वेनेडियम ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसका एक प्रोटॉन था वो संतुलित होकर मतलब उदासीन हो गया। अब धनावेश कम हो गया, प्रोटॉन कम, मतलब प्रोटॉन 23 से क्या हो गए 22। तो इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहाँ से कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, के परिग्रहण पढ़ा था अभी, के परिग्रहण के द्वारा क्या कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। और जब के परिग्रहण के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो साथ में याद रखना है एक्सरे निकलेगी। क्यों, क्योंकि जब के कक्षक खाली हुआ है तो ऊपर के कक्षक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस समय एक्सरे निकलती है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय कोश मॉडल। नाभिकीय कोश मॉडल में पढ़ेंगे क्या बताया जाता है इसमें। पहले तो सुनो, जो सम परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। ऐसे तत्वों की
ऐसे तत्वों की संख्या प्रकृति में बहुत ज़्यादा है। प्रकृति में इस प्रकार के तत्व बहुत पाए जाते हैं जिनके समपरमाणु क्रमांक होते हैं और अस्थायी होते हैं। जिस प्रकार परमाणु में नाभिक होता है, पॉजिटिव से दर्शा रही हूँ, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों के लिए निश्चित ऊर्जा स्तरों की कल्पना की गई है, उसी तरह से नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं, अब मैं सिर्फ इसको बना रही हूँ, उसमें भी कुछ ऊर्जा स्तरों की कल्पना की गई है। क्या है? नाभिक है, की गई है, ऊर्जा स्तरों की कल्पना की गई है, जिसे नाभिकीय कोश मॉडल के नाम से जाना जाता है। क्या? केवल नाभिक में भी ऊर्जा स्तरों की कल्पना की गई है। ठीक है, इसीलिए ही नाभिकीय गुणों में आवर्तता पाई जाती है, पीरियडिसिटी पाई जाती है, आवर्तता पाई जाती है। तत्व में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को कैसी सम बनाने की, समान नहीं, सम, संख्या सम होना मतलब इवन, दोनों की संख्या को सम, किसी भी तत्व में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को सम बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के समान नाभिक में न्यूक्लियन युग्मित होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन में एक चक्रण ऐसा तो दूसरा चक्रण ऐसा होता है, युग्मित होता है, जिससे इन्हें प्रतिकर्षण नहीं हो, आकर्षण बना रहे, पास पास रह पाए। ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। इसी प्रकार से अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो उसमें भी प्रोटॉन युग्म में पाए जा सकते हैं। क्या 3 प्रोटॉनों को युग्म में कर सकते हैं? एक तो अकेला रह गया, नहीं रह पाएंगे ना। अब इन दोनों का चक्रण सेम हो गया, तो अगर सम होगी, जैसे 4 तो चारों युग्मित, 6 तो 6 युग्मित, 8 तो 8 युग्मित। लेकिन अगर हम बात करें 7 तो 1 2 3 4 5 6, एक तो अकेला रह गया ना। समझ में आई बात? क्या कही गई है कि जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या समान बनाने की प्रवृत्ति तत्व में होती है। वो तत्व में क्यों होती है? क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रॉन युग्म में रहकर प्रतिकर्षण को कम करते हैं, इसी प्रकार से प्रोटॉन भी युग्मित हो पाए। सभी युग्मित हो जाएंगे तो अयुग्मित कोई नहीं होगा, जिससे चक्रण समानता की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, और ये स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। अगर ये कंडीशन नहीं हो तो स्थायित्व में कमी होती है, क्योंकि आकर्षण बल की कमी होने लगेगी। आकर्षण बल की कमी से मतलब है प्रतिकर्षण बढ़ेगा, अगर इस प्रकार की कंडीशन नहीं होगी। इसमें समझ में आ गया। इसके बाद है नाभिकीय कोश मॉडल के बाद नेक्स्ट है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है? देखो, 2 8 20 28 50 82 126। ये ऐसे नंबर हैं 102 8 20 28 50 82 126। अगर किसी में भी प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या 2 8 20 28 50 82 ये होती है तो वो स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अगर ये संख्या वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉन वाले परमाणु हैं तो कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। और इससे इसके अलावा और सभी होते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, और जो भी इन संख्याओं से ऊपर वाले तत्व होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इनसे ऊपर वाले तत्व अनस्टेबल होते हैं और क्या करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के कणों का क्षय करके इन नंबरों के बराबर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या करते हैं और स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। ये मैजिक नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्णांक नियम या संकलन गुणांक, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।